नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट जून 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो अगर बात करें सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, तो ये किसके द्वारा दिया गया था। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड विने साहब के द्वारा दिया गया था। तो अगर बात करें बुद्धि के एक कारक की सिद्धांत की, तो ये तो अल्फ्रेड विने साहब ने दिया था। लेकिन बात करें अगर अल्फ्रेड विने की, तो इनके द्वारा और क्या क्या दिया गया। तो इनके द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण, तो याद रखना कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया। तो पहला बुद्धि परीक्षण भी अल्फ्रेड विने साहब के द्वारा विकसित किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। इनकी सहायता जो है वो साइमन नामक मनोवैज्ञानिक ने की। इसीलिए जो ये पहला बुद्धि परीक्षण था, इसे विने साइमन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। इसको कब विकसित किया गया, तो इसको 1904-1905 के आसपास जो है वो विकसित किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एचबीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको एवरी सब्जेक्ट की हर एक टीचर के द्वारा अलग अलग यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे 7876145409 इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको एवरी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज पढ़ाए जा रहे हैं। साथ में आप अगर पेड नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड विने साहब के द्वारा दिया गया। उसी प्रकार बुद्धि का दो कारक सिद्धांत, अगर बुद्धि के दो कारक सिद्धांत की बात करें, तो बुद्धि का दो कारक जो सिद्धांत है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो है वो चार्ल्स स्पियर्समैन के द्वारा दी गई थी। अच्छा, बुद्धि का जो दो कारक सिद्धांत है, इसमें जो है चार्ल्स स्पियर्समैन ने दो कारकों की बात की थी। इसमें दो मुख्य कारक थे, एक था जी कारक, दूसरा था आपका एस कारक, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अगर जी फैक्टर की बात करें, तो ये सामान्य बुद्धि की बात करता था, किसकी, जनरल इंटेलिजेंस की बात करता था। दूसरा था एस कारक, एस कारक किसकी बात करता था, तो एस कारक जो है बुद्धि का, वो विशिष्ट क्षमता को दर्शाता था। तो विशिष्ट क्षमता को दर्शाने वाला कारक तो वो एस था। अगर सामान्य बुद्धि को दर्शाने वाले कारक की बात करें, तो वो था जी कारक। अच्छा, बुद्धि का दूसरा है दो कारक सिद्धांत। दो कारक सिद्धांत हमने पढ़ लिया, किसने दिया था, चार्ल्स पियर्समैन ने। तीसरा है बुद्धि का मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसको बोलते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, वो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा, किसके द्वारा, थॉर्नडाइक साहब के द्वारा बुद्धि का दो कारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात की गई थी। और थॉर्नडाइक का जो ये बहुकारक सिद्धांत था बुद्धि का, इसकी जो तुलना इसने की थी वो अपने बालू के ढेर से। तो बालू का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा, या जो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, उसको बालू का सिद्धांत भी, या भालू के ढेर से किसने जो है वो कल्पना जो है वो तुलना किया। तो बालू के ढेर से अपने सिद्धांत की तुलना थॉर्नडाइक ने अपने बहुकारक मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की थी। अच्छा, बुद्धि का एक अगला सिद्धांत था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, जिसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो थ्रस्टन नामक मनोवैज्ञानिक। तो याद रखना, ये थ्रस्टन साहब के द्वारा कौन सा दिया गया, समूह कारक सिद्धांत दिया गया। कहाँ पर इन्होंने बताया, तो इनकी एक बुक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसको प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता में इन्होंने जो है बुद्धि के ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में बात की है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, परीक्षाओं में बात काम आने वाली बात है। तो सारे के सारे आपको याद रखना है। बुद्धि का अगर एक कारक सिद्धांत आएगा तो अल्फ्रेड विने बोलेंगे, द्विकारक सिद्धांत आएगा तो चार्ल्स स्पियर्समैन बोलेंगे, जिसमें दो कारक बताए, जी कारक और एस कारक। तीसरा था आपका बहुकारक सिद्धांत, जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसकी तुलना थॉर्नडाइक ने बालू के ढेर से की थी। और अगला था हमारा लास्ट बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो दिया गया था लुइस थर्स्टन के द्वारा, जिसकी बात इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बुक में की थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। देखिए, जो बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा के बारे में बात की गई थी, वो 1912 में इसका जो संप्रत्यय दिया था वो किसके द्वारा, तो बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, जिसका नाम है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा इसके बारे में संप्रत्यय 1912 में दिया गया था। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसके द्वारा पहले फॉर्मूला दिया था स्टर्न के द्वारा, खाली आईक्यू
बटे मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, इतना ही दिया गया था। लेकिन बाद में स्टर्न ने क्या किया, स्टर्न ने जो है इसमें क्या किया, आईक्यू, इसका जो आईक्यू का जो एग्जैक्ट वर्तमान में जो फॉर्मूला है वो मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में स्टर्न ने क्या जोड़ दिया, इसके साथ 100 जोड़ दिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बार बार ये फॉर्मूला पूछा जाता है। आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100। तो ये आपको सारा का सारा फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला परीक्षाओं में काम आने वाला है। अच्छा, दो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, एक है आर्मी अल्फा और दूसरा है आर्मी बीटा। तो आर्मी अल्फा परीक्षण और दूसरा है आर्मी बीटा, ये दोनों के दोनों परीक्षाओं में देखो काम आने वाला है। अच्छा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो परीक्षण है ये प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा जो है अमेरिका की सेनाओं के द्वारा किए गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशाब्दिक परीक्षण कौन सा है और शाब्दिक परीक्षण कौन सा है। तो अमेरिका की जो सेना है उस समय जो ये जो चलाए गए थे आर्मी अल्फा, तो आर्मी अल्फा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आर्मी अल्फा जो परीक्षण है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की सेना ने चलाया था। ये था शाब्दिक परीक्षण, जो पढ़े लिखे सैनिक थे उनके लिए चलाया, कैसा, शाब्दिक। तो शाब्दिक परीक्षण कौन सा है, जहाँ पे शब्दों को वो पढ़ सकते थे, वो था आर्मी अल्फा। मतलब यह जो आर्मी अल्फा परीक्षण था यह पढ़े लिखे और व्यक्तियों के लिए था। तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे सैनिक थे, उनके लिए था आर्मी अल्फा परीक्षण। अच्छा, दूसरा था हमारा आर्मी बीटा। कौन सा था, आर्मी बीटा। तो आर्मी बीटा जो परीक्षण था ये अशाब्दिक परीक्षण था और ये पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए। तो जो पढ़े लिखे और अनपढ़, तो ज़्यादा जो आर्मी बीटा परीक्षण था वो पढ़े लिखे भी लेकिन अनपढ़ लोगों के लिए ज़्यादा था। और ये कैसा परीक्षण था, अशाब्दिक परीक्षण था, जो कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अपनी सेना पर किया गया था अमेरिका के द्वारा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया, हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, अंतर्दर्शन जो विधि है, इसके बारे में इसका जो प्रतिपादन किया था वो थे विलियम वुंड। विलियम वुंड के साहब के द्वारा जो है अंतर्दर्शन विधि के बारे में बताया गया था। अगर विलियम वुंड की बात करें तो इनको आधुनिक मनोविज्ञान के, मॉडर्न साइकोलॉजी के जो जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो बोलेंगे भैया विलियम वुंड है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विलियम वुंड है इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक, प्रयोगिक क्या बोलेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो ये भी ध्यान से सुनना है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंड साहब है। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, विलियम वुंड के बारे में और क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1, 2 तो ये पूछा जाता है कि अंतर्दर्शन विधि जो आपकी जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसका प्रतिपादन इन्होंने किया। दूसरा, इनके बारे में पूछा जाता है इनके द्वारा ही एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की भी बात की गई है, क्योंकि इनके द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग में 1879 में, ध्यान से सुनना है, जर्मनी के कहाँ पर, जर्मनी की एक जगह है लिप्जिंग। कहाँ पर भैया, ध्यान से सुनना है, ये इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी की एक जगह है जिस जगह का नाम है लिप्जिंग। तो जर्मनी के लिप्जिंग जगह में क्या है, पहला क्या खोला जाता है, पहली प्रयोगशाला। तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग में, ध्यान से सुनना है, कहाँ पर खोली, जर्मनी के लिप्जिंग में खोली गई। तो जर्मनी के लिप्जिंग में पहली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली, तो विलियम वुंड साहब ने खोली थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, दो विधियाँ पूछी जाती है, एक निगमन विधि है, दूसरी आगमन विधि है। तो निगमन विधि और आगमन विधि के जनक कौन है, तो निगमन विधि और आगमन विधि के जो जनक है वो कौन है, अरस्तु साहब है। अरस्तु साहब के द्वारा निगमन विधि और आगमन विधि के बारे में बताया गया था। एक बार पूछा गया था कि किंडरगार्टन विधि एक विधि है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, तो किंडरगार्टन विधि के जनक थे वो थे फ्रेडरिक फ्रोबेल। कौन थे, फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल जो है वो कौन थे, किंडरगार्टन विधि के जनक थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, आपको मैंने बताया कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी कहाँ पर, जर्मनी के लिप्जिंग में। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत में भी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली होगी। तो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1915 में खोली गई। अच्छा, 1915 में खोली गई तो कहाँ खोली गई ये भी पता होना चाहिए। तो ये खोली गई थी कोलकाता में। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो भारत में खोली गई वो कोलकाता में खोली गई थी। और कब खोली गई थी, 1915 में। अच्छा, किसके द्वारा, तो नरेंद्र सेन गुप्ता। तो एन सेन गुप्ता, तो डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा जो है भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन
परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। देखिए जो मानसिक क्षमताएं होती है इनका जो विकास होता है उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, तो जो मानसिक क्षमताओं का, जब हमारी मानसिक क्षमताएं जो होती है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है, इसकी जब डेवलपमेंट होती है तो उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो फादर है आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पिछली कुछ वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ, तो वो है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के द्वारा जो है वो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बोला गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया गया है। अच्छा, जीन पियाजे के द्वारा अगर कहूँ तो इनके बारे में मैं पिछले जो मेरी 5 वीडियो आई है जून के लिए उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं दोबारा ये स्टडीज़ नहीं बताऊँगा। तो आप जो 5 जो स्तर है आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि लेटेस्ट मैंने पार्ट नंबर 5 में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है, तो फिर पार्ट 6 में बताने का कोई यहाँ पर बात नहीं बनती है। तो अगर अब बात करें इसके द्वारा पियाजे की, तो पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इसके द्वारा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक, तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, लिटिल साइंटिस्ट, क्योंकि इसने अपने ही बच्चों पे प्रयोग किया था। तो वो जीन पियाजे थे जो कि फादर थे संज्ञानात्मक विकास के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड के अनुसार इड का आधार किसे मानेंगे। देखिए इड का जो आधार है, देखिए अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, तो इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक, तो फादर ऑफ मनोविश्लेषणवाद, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है वो कौन है। तो अगर बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, तो ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस है। इनके द्वारा जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें आप इद, अहम और पराहम, मतलब कि इसको क्या क्या कहने वाले हैं आप डिटेल से बताइए। इड को इड बोलेंगे, अहम को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको बोलेंगे ईगो, और पराहम को बोलेंगे सुपर ईगो। क्या बोलेंगे, सुपर ईगो। तो इड जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करने वाला है, तो अगर इड की बात करें तो इड जो है वो सुख को, क्या है, इड जो है आपका इदम जो है वो सुख को मानता है। प्लीजर प्रिंसिपल पर जो है आपका इड जो है वो क्या करता है, काम करता है। तो इड करेगा आपका प्लीजर प्रिंसिपल पर काम। उसी प्रकार आपका ईगो, बहुत बार पूछा जाता है कि ईगो जो है वो किस पे काम करेगा। इड ने काम किया, ऑप्शन बी यहाँ से सही था। तो अगर अगली बात करें, अगले बार क्वेश्चन आएगा कि ईगो प्रिंसिपल किस पे काम करेगा, तो अगर ईगो की बात करें तो ईगो जो है रियलिटी पर किस पे काम करेगा, रियलिटी पे काम करेगा आपका ईगो। और अगर सुपर ईगो की बात करें, सुपर ईगो जो काम करने वाला है वो करेगा आपका मॉरलिटी पर। बहुत बार सुपर ईगो पूछा जाता है। तो मॉरलिटी प्रिंसिपल या नैतिकता पर जो काम करेगा वो कौन करने वाला है, तो मॉरलिटी प्रिंसिपल पर जो काम करेगा वो करेगा आपका सुपर ईगो। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा जी, जो सिगमंड फ्रॉइड है ये किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया देश के मनोवैज्ञानिक थे। इस बात को आपने याद रखना, जिन्होंने जो मानव की जो व्यक्तित्व को है, मन को जो है वो 3 भागों में बांटा, इड, ईगो और सुपर ईगो, या इदम, अहम और परा अहम कहा था। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्ति डैश व्यक्तित्व के होते हैं। जो आत्म केंद्रित, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो कि अपने आप में रहते हैं, जो ज़्यादा पसंद नहीं करते बाहरी दुनिया में रहना, वो कैसे होता है, तो वो होता है आपके इंट्रोवर्ट, मतलब कि जिनको अपने आप में रहना ही पसंद होता है, मतलब उनको बाहर के जो लोग हैं उनसे बात करना पसंद नहीं है। और बाहरी दुनिया जो है, बाहरी दुनिया की तुलना की अगर मैं बात करूँ तो उनकी तुलना में वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप में वो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा, दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहिर्मुखी। तो आत्म केंद्रित जो स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो तो अंतर्मुखी होंगे, लेकिन अगर बहिर्मुखी की बात करें ये कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्सट्रोवर्ट होता है जो वो व्यक्ति होता है जो बाहरी दुनिया, दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद करता है, सबके साथ बातचीत करता है, सामाजिक गतिविधियाँ जितनी भी होती है उसमें भाग लेता है और सबके साथ बातें करना वो पसंद करता है। तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट, जो जल्दी से सबके साथ घुल मिल जाता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है। तो ये दोनों आपको पता रखने की, इंट्रोवर्ट क्या होता है जो आत्म केंद्रित स्वभाव का होता है, और एक्सट्रोवर्ट होता है जो सभी के साथ बात करना पसंद करता है। तीसरा आपको यहाँ पे उभयमुखी, मतलब कि एम्बीवर्ट क्या होता है सर, एम्बीवर्ट होता है जिसमें इंट्रोवर्ट भी होता है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी होता है, मतलब उसको अपने आप में रहना भी पसंद होता है और थोड़ा बहुत भारी दुनिया में भी रहना पसंद होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एम्बीवर्ट टाइप के भी। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही देखेंगे, 3 बातें हमने सीखी इसमें, इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है और एम्बीवर्ट क्या होता है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तीनों की तीनों बातें आपने याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है कि विकास एक प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ। तो विकास एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। डेवलपमेंट किस प्रकार चलता है, किस प्रकार होता है, कंटिन्यू, और कब से कब तक। एक बार क्वेश्चन ये नहीं आया था निरंतर होता है, क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन में ये था जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जी हाँ, जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। इस बात को आपने याद रखना है। किस प्रकार चलता है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है विकास। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लघुकालीन स्मृति में कितने सेकंड के लिए सूचनाएं रह सकती है। फॉर हाउ मैनी सेकंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। देखिए, जो लघुकालीन स्मृति है उसमें हम कम समय के लिए चीज़ों को याद रख सकते हैं, मतलब कि 20 से 30 सेकंड। हद से हद तक किसी ने आपको मोबाइल नंबर बोल दिया और आपने उसको थोड़ा बहुत अपने माइंड में याद रख लिया, तो हद से हद आपके माइंड में वो 20 से 30 सेकंड रहेगा। तो ऑप्शन ए 30 सेकंड से कम रहेगा। अच्छा, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप क्या बोलोगे, दीर्घकालीन स्मृति आप जिसको कहते हैं। तो दीर्घकालीन स्मृति वो स्मृति होती है जहाँ पर आप चीज़ों को कई वर्षों तक याद रख सकते हैं, बहुत महीनों तक, कई सालों तक आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। उसमें आपका टाइम जो पीरियड है वो फिक्स नहीं होता कि कितने समय तक आप जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें, लघुकालीन स्मृति और शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें जो है 20 से 30 सेकंड तक या 15 से 30 सेकंड तक ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था आती है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम्स एट एज ऑफ। देखिए, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो थ्योरी एरिक्सन के द्वारा दी जाती है वो 0 से लेकर 1 वर्ष तक दी जाती है। और इसका जो एक सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, इसकी जो पहली अवस्था है, इसने जो अपनी जो थ्योरी है उसको 8 चरणों में बांटा है। और 8 चरणों में जो इसकी पहली अवस्था है वो है विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि बच्चे में जो है जो कि शैशव अवस्था में आती है, मतलब कि जो 0 से 1 वर्ष तक आती है। तो इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया, अगर बात करें आपके एरिक्सन की, तो इनके द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो वाला सिद्धांत दिया गया था, जिसको इन्होंने 8 भागों में बांटा था। इनका जो पहला था वो था विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि 0 से लेकर 1 वर्ष। तो याद रखना है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट 0 से लेकर 1 वर्ष। दूसरा था इनका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम जो है, जो कि बच्चे को चलना बोलना, मतलब कि स्वतंत्रता सिखाता है। तो ऑटोनॉमी बनाम शेम जो था वो 1 से 3 वर्ष तक इनका था। ये इनकी दूसरी थी। इनकी जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसका दूसरा जो पार्ट था वो था आपका स्वायत्ता बनाम संदेह या ऑटोनॉमी बनाम शेम, इसको कहते हैं। तीसरा जो इनका वो था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ये 3 से 6 वर्ष। तो इनिशिएटिव बनाम गिल्ट इनका तीसरा था। और चौथा था इनका इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियरिटी। तो इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियरिटी इनका जो है वो 6 से 12 वर्ष तक था। इस बात को आपने याद रखना। तो इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियरिटी, तो इनकी चौथी अवस्था आपको पता चल गई। पांचवी बहुत बार पूछी जाती है। देखिए, जो इनकी एरिक्सन की पांचवी अवस्था थी इनके सिद्धांत की, वो थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम पहचान भ्रम। तो पहचान बनाम भ्रम जो कि किशोरावस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिक्सन की कौन सी अवस्था किशोरावस्था में देखने को मिलती है। तो पहचान बनाम पहचान भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो है इनका किशोरावस्था में देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, छठा था इनका इंटीमेसी वर्सेस इजोलेशन, मतलब कि जो कि युवा अवस्था में आता है। सातवां जो इनकी अवस्था थी वो थी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मतलब उत्पादकता बनाम जड़ता। और 8वीं जो इनकी थी वो थी इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, जो कि वृद्धा अवस्था में आती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी की सारी एरिक्सन की अवस्थाएं थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई। अगला है कि विगत अनुभवों की पुनः जागृति है। देखिए, जो विगत अनुभव है, मतलब कि पुरानी चीज़ों को आपको पुनः जागृत करना है, दोबारा से याद करना है, तो उसको क्या कहेंगे। तो विगत जो वर्ष है उसकी जो पुनः जागृति है उसको कहते हैं रिकॉल। क्या कहते हैं, रिकॉल। तो विगत मतलब कि दोबारा से प्रत्यास्मरण करना, मतलब पुरानी चीज़ों को आपने याद करना है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको यार प्रत्यास्मरण कहेंगे। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कि कोई पुरानी चीज़ आप याद करें, उसको दोबारा याद से करना है, तो उसको प्रत्यास्मरण कहेंगे। इस बात को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि मैस्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता क्रम में सबसे बाद में आती है। देखिए, हायरार्की ऑफ नीड्स,
हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? तो अगर बात करें हायरार्की ऑफ नीड्स की, तो ये जो है वो इसके बारे में किसने बताया? तो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में जो बताया गया था वो किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो साहब के द्वारा बताया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अब्राहम मैस्लो की जो ये नीड्स की जो थ्योरी है, इसमें एक एक करके आपसे पूछी जाती है, जिसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया था। पी के बाद था आपका ई स्क्वायर मतलब कि ई वाला 2 बार आएगा, प्लस क्या था आपका इसमें पी ई स्क्वायर प्लस बाद में था इसमें आपका, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसका फार्मूला था पी एस स्क्वायर और फिर था पी एस स्क्वायर के बाद ई एस। तो याद रखना पी एस स्क्वायर ई एस, मतलब पी का मतलब है यहाँ पर, तो इसकी जो नीड्स थी वो 5 प्रकार की थी। तो पहले थी इसकी आपकी साइकोलॉजिकल नीड, शारीरिक साइकोलॉजिकल, तो याद रखना साइकोलॉजिकल नीड मतलब शारीरिक अवस्थाएं। दूसरी थी इसकी, दूसरी बहुत बार पूछी गई है, तो दूसरी थी इसकी सेफ्टी नीड्स, मतलब कि सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब कि सेफ्टी नीड्स। तीसरी कौन सी थी? एस स्क्वायर का मतलब है, तीसरी थी सोशल नीड्स, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक आवश्यकता, तो तीसरी सामाजिक आवश्यकता थी। और चौथी कौन सी? चौथी थी एस्टीम नीड्स, पूछी जाती है, और जैसे यहाँ पर पूछी गई सबसे बाद में जो आती थी वो आती थी इसकी सबसे बाद में जो आती थी वो थी सेल्फ एक्वलाइजेशन। कौन सी थी? नीड्स ऑफ सेल्फ एक्वलाइजेशन। इस बात को आपने याद रखना है। तो इसके द्वारा ये सारी की सारी अवस्थाएं बताई गई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।